हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 10 के हिंदी के लिए फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गोधली भाग 2, यानी कि जो हमारा हिंदी का बुक है उसका नेम है गोधली भाग 2 से है। उसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल से समझ के पढ़ेंगे। और इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अलग से हमने टाइप कर दिया है, तो आशा करेंगे इसको पढ़ने में और मजा आए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया है लेखक परिचय। पहला दिया हुआ है लेखक परिचय। लेखक यानी कि इस चैप्टर की रचना करने वाले का क्या नाम है, यानी कि लेखक का क्या नाम है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, किसने इस चैप्टर को रचा है। तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेखक परिचय से जानेंगे। लेखक परिचय से अच्छे से डिटेल से हम लोग को पता चल जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, यानी कि लेखक जो है उन्हीं का परिचय दिया गया है। लेखक यानी कि जिसका नाम था, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान के जनक है, यानी कि संविधान के निर्माता यही है। संविधान के जनक यही है। संविधान का निर्माण इन्होंने ही किया था। कौन? भीमराव अम्बेडकर ने ही। इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव महू में हुआ था। महू में जो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटा गांव यानी कि महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। जाति इनका था महार। ये महार जाति से बिलोंग करते थे। आज के डेट में महार को हम लोग डोम बोलते हैं। इनके माता जी का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, इनकी माता जी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। इनका विवाह जो है 1906 ईस्वी में हो गया था। इनका विवाह 1906 ईस्वी में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, जिनके साथ शादी हुआ था 1906 ईस्वी में। इनका शादी हुआ था रमाबाई के साथ। किसके साथ? रमाबाई के साथ। बहुत ही कम उम्र में इनका शादी हो गया है। आगे देखते हैं। आगे दिए विवाह के बारे में पढ़ लिए। अब आगे दिए मैट्रिक पास, यानी कि ये विवाह के 1 साल बाद ही मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दिए हैं। यानी कि मैट्रिक पास कब किए? 1907 में। विवाह मैट्रिक का एग्जाम देने से पहले इनका विवाह हो गया था। यानी कि मैट्रिक पास 1907 में किए। कितने में? 1907 में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, यानी कि 10th क्लास का। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। उच्चतर शिक्षा हेतु कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। और किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। इन्होंने पीएचडी किया था कब? 1916 ईस्वी में। पीएचडी कब किया था? 1916 ईस्वी में। इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु जो है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हो गया था। इनका मृत्यु दिसंबर 1956 में हो गया था। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इन्हीं तीनों व्यक्ति से इनको प्रेरणा मिलती थी। और पहला है बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। इन्हीं तीनों से इनको प्रेरणा मिली थी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से इनको प्रेरणा मिली थी। किनको? भीमराव अम्बेडकर को। आगे दिया हुआ है प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। इनके द्वारा रचित किया गया प्रमुख रचनाएं एवं भाषण यहाँ पर निम्नलिखित दर्शा दिया गया है। इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पढ़ते हैं, रीड करते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। पहला दिया हुआ है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म्स। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटीचेबल्स हु आर दे। चौथा है हु आर शूद्राज। पांचवा है बुद्धिज्म्स एंड कम्युनिज्म्स। छठा है बुद्धा एंड हिज धम्मा। 6 नंबर है थर्स्ट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आगे दिया हुआ है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। लास्ट वाला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये लास्ट वाला ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के बारे में अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं डिटेल से। विज्ञात भाषण इनका है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यही वाला नीचे वाला जो है विज्ञात भाषण है, जिनका हिंदी में अनुवाद ललई यादव ने किया। किसने किया? ललई यादव में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में था, इसका ट्रांसलेट किसने किया? ललई यादव में। और किस भाषा में? हिंदी भाषा में किया गया था ट्रांसलेट। पूछ देगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ट्रांसलेट किसने किया था? तो ललई यादव ने किया था। नोट में लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय यानी कि साहित्य हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था।
तो आशा करते हैं कि लेखक परिचय आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से फिर से दोहराएंगे नहीं, लास्ट में टाइम मिलेगा तो दोहरा दिया जाएगा। ये सब लेखक परिचय है, ये जितना ये सब लेखक परिचय है, लेखक के बारे में दिया गया है। इस सबको आप लोग अच्छे से फिर से घर पर देखिएगा और समझिएगा। अब चलते हैं पाठ। अब पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पाठ का भी हम टाइप कर दिया गया है, यहाँ पर हम पाठ भी टाइप कर दिए हैं। पाठ में दिया हुआ है, पाठ को रीड करते हैं। सिर्फ हम पाठ को रीड करेंगे और इसका क्वेश्चन जब कराएंगे ना तो वहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे, क्योंकि ये अगर समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर में आप सबको अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर रीड करेंगे और सिर्फ आप सबको सुनना है, सुन कर समझना है, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का, आगे देखते हैं, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का एक दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जा, वो भूखो, या भूखो बुक में ही दिया हुआ है, भूखों मर जा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृत्व पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न ही दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है।
मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समाज था, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरी छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूत्र इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सिर्फ हमने रीड किया था। अब इसको अच्छे से इसको समझाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवा के। क्वेश्चन और आंसर करवाएंगे तो उसमें अच्छे से इस सबको समझाएंगे। सिर्फ यहाँ पर रीड किए थे, सिर्फ आप लोग को समझने के लिए, थोड़ा बहुत भी आप सबको समझ में आ जाए इसीलिए आप यहाँ पर रीड किए थे। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक से आप लोग कम से कम 5 बार रीड कीजिएगा। रीड करने से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो जरा से पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन और आंसर लेके आएंगे और 2 ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर हमारा फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।